हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, सबसे पहले देखा था हमने इंग्लिश की जो एमसीक्यू थे, एमसीक्यू इंग्लिश ग्रामर, फिर हमने इंग्लिश प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के एमसीक्यू देखे थे। उसके बाद मैंने इंग्लिश प्रोज के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन और पोएट्री के कुछ पैसेज वगैरह, शायद इतना हमने देख लिया था। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 नंबर का आता है और ये फ्री के 2 नंबर मिलते हैं हमें। एक बार अगर पढ़ लिया तो हमें जो है एक बार में ही फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। मेरी गारंटी है आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप एक्टिव पैसिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट्स एप्लीकेशंस और लेटर्स। देखो, लेटर और एप्लीकेशन में कोई एक लिखने आता है तो आप जो है एप्लीकेशन तैयार कर लो, लेटर के चक्कर में पढ़ो, क्योंकि लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल 2 टाइप के होते हैं, वो पता नहीं कौन सा लिखवाने के लिए। तो मैं आपको 3 एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, आप इन एप्लीकेशंस को तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक भी मेरे 90 to 95% चांस है कि यही एप्लीकेशन में से एक आएगी जो मैंने 3 एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम कुछ इस और आगे देखने वाले हैं, जैसे कुछ आर्टिकल और पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन। अब जब कजिन की जगह सिस्टर रहता है, ऑफ योर सिस्टर या ऑफ योर ब्रदर, तो इसमें से कोई से भी जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन एक ही तैयार करनी है। वहां पर सिस्टर की जगह ब्रदर कर दो, कजिन की जगह सिस्टर कर दो, जो भी को बोल रहा है उसकी जगह फ्रेंड की मैरिज के लिए कह दो, वहां पर फ्रेंड कर दो, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन ये तैयार कर लेनी है। सेकंड है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। कॉलेज हो स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एक करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसे प्रिंसिपल से मांगने के लिए आपने एक एप्लीकेशन लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी अगर आ जाए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब कि टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी आ जाए तो भी आपको यही तैयार करनी है। या फिर जब आप स्कूल को छोड़ रहे हो तो स्कूल को छोड़ने के लिए अगर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, तब भी आपको यही तैयार करनी है, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये आपकी थर्ड वाली। ये आपके एक तो सेकंड और एक थर्ड, ये दोनों एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। अपने गेम्स टीचर को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। मतलब कि आपको रेगुलर नियमित, क्या आपको शाम को जो है नियमित गेम कराने हैं, ये आपको एक किसे लिखनी है, गेम्स टीचर को लिखनी है ये एप्लीकेशन इन द कॉलेज एंड इश्यू, जो कॉलेज के हैं, एंड इश्यू का मतलब निर्गत करना या फिर मतलब प्रदान होना, मतलब उनके द्वारा प्रदान होना या फिर निर्गत करना। 2 क्रिकेट बॉल्स, और 2 क्रिकेट बॉल्स चाहिए आपको, एंड बैट्स, और दो ही बैट्स चाहिए। मतलब कि आपको 2 क्रिकेट बॉल और 2 क्रिकेट बैट्स चाहिए। इसके लिए आपने क्या करा है, रिक्वेस्ट करी है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यदि आप ये एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो तो इसे 100% कर ही लो। और इसके साथ आपके एप्लीकेशन अगर लाइब्रेरी की जाती है कि लाइब्रेरियन को एक एप्लीकेशन लिखो कि आपको ये वाली बुक्स चाहिए या इस वाली बुक को आप इश्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यही एप्लीकेशन तैयार करनी है। सेकेंडली, अगर आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है किसी गेम से रिलेटेड, किसी लाइब्रेरी या बुक से रिलेटेड, तो भी आपको यही एप्लीकेशन तैयार करनी है। बस यहाँ पर जो लाइब्रेरी वाली आ जाए तो यहाँ पर इवनिंग गेम्स की जगह आपको लाइब्रेरी जो बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में लिख देना है। जैसे क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स है तो ये अपनी बुक्स वगैरह लिख दो, जो भी आपकी बुक्स हैं। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको इन 3 एप्लीकेशन तैयार करना है। ये बेसिक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है जो आपके बोर्ड में आने के 100% चांस हैं। सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं एप्लीकेशन के रहते हैं।
अब मैं आपको बता दूं कि वो जो ग्रांट टू लीव सफरिंग फ्रॉम फेवर वाली आपकी रटी हुई एप्लीकेशन होगी, तो उसे तो आप तैयार वैसे ही कर सकते हैं कि प्रिंसिपल से छुट्टी चाहिए, तो आप जो है या मम्मी बीमार है या मैं बीमार हूँ, मतलब आप बीमार हो या फिर आपकी मम्मी बीमार हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वही जो आपकी रटी हुई एप्लीकेशन है आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फेवर, सो तो वही एप्लीकेशन आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पैराग्राफ जो आपको तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल और पैराग्राफ है, और यहाँ पर हम सेंट्रल आइडिया जो फर्स्ट पोर्शन का था उसे भी देखेंगे। पहला आर्टिकल है माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है माई बेस्ट फ्रेंड, अक्सर बच्चों को याद ही होता है। माई बेस्ट फ्रेंड माई फादर, मेरे पापा, माई मदर। ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड माई फादर माई मदर, और इसमें एक वर्ड इंक्लूड हो जाता है माई फेवरेट टीचर या माई आइडियल टीचर। ठीक है, तो ये जो चारों आर्टिकल हैं ये बिल्कुल सेम सेम है, एक ही जैसे, बस यहाँ पर फादर करना है या मदर करना है, टीचर, फ्रेंड, तो लगभग इनकी कुछ थोड़ी थोड़ी हैबिट्स अलग होती हैं। फ्रेंड की अलग होगी, फादर की अलग होगी, और फेवरेट टीचर की अलग होगी, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। तो आप जो है इन्हें एक बार अगर एक को याद कर लें और दो तीन का उनका ऐसे पढ़ लें, रिवाइज कर लें, तो आपको आसानी से हो जाएगी लिखने में। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। इम्पोर्टेंस का मतलब है महत्व, ऑफ अर्ली राइजिंग जल्दी उठने का, जल्दी उठने के महत्व। तो जल्दी उठने के क्या महत्व है उसमें आपको लिखना। अगर आपको इस आर्टिकल की जगह आपको यही मिल सकता है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग राइजिंग, तो मॉर्निंग वॉक आ जाए या मॉर्निंग राइजिंग आ जाए, आपको यही लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। मतलब एक आर्टिकल तैयार करो आप, आपके 2 से 3 आर्टिकल तैयार अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए विजिट टू ए जू। ए विजिट टू ए जू मतलब कि एक चिड़ियाघर का दृश्य है। तो यहाँ पर अगर आपका यूर विजिटिंग प्लेस आ जाता है तब भी आप इसी को लिख दो। ठीक है, यूर विजिटिंग प्लेस आ जाए तो इसे लिख दो, ए विजिट टू ए जू आ जाए तो इसे लिख दो। तो आपको ये वाला तैयार करना है जिससे कि आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रो मोर ट्रीज, मतलब कि अधिक पेड़ उगाओ, अधिक पेड़ उगाओ। अगर यहीं पर आ जाए क्लीनलीनेस तो आपको ये वाला तैयार करना, उसकी जगह आप ये भी लिख दो, थोड़ी बहुत क्लीनली के बारे में रख दो, बाकी सब यही रख दो, आपका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लीन इंडिया। अब क्लीनलीनेस क्लीन इंडिया बात एक ही है, मतलब तीनों आर्टिकल आपस में रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है यूर एम, तुम्हारा लक्ष्य, या यूर गोल, तुम्हारा लक्ष्य। इसका मतलब गोल और एम दोनों का मतलब एक ही होता है, तो गोल और एम से जो है किसी प्रकार से दिक्कत नहीं लेनी है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये 5 आपके आर्टिकल्स हैं या पैराग्राफ जैसे भी है, आप उन्हें अच्छी तरीके से लिख दें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज, जो आपके फर्स्ट पेपर के थे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। पहला है ए डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस, और स्टूडेंट तीसरा है अमांडा। ये आप तीनों आर्टिकल तैयार कर लो, बस आपके इन्हीं तीनों आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल आ जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे ग्रामर का छोटा सा पोर्शन बचा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस, पंचुएशन और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस वैसे तो आपने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा अपने टीचर से, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसके बाकी तो आपके एक्सरसाइज के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव तो अब नहीं आता, पहले आता था, अब बहुत कम, या तो आता नहीं है बहुत कम आता, मतलब फिलहाल में ये नहीं आता, अब केवल एक्टिव से पैसिव बनाने को आता, मतलब कि एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए अगर देखिए एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में आपका अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं, 3 टेंस होते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी, आपका इज, आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी, आपके हैज या हैव होगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी।
ठीक है। फोर्थ कंडीशन होगी हैज या हैव के साथ बीन होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। अब इसी तरह पास्ट में होगा। पास्ट में क्या होगा, पास्ट की कंडीशंस होंगी, पहली होगी वॉज या वर, नहीं, पास्ट की जो कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड होगा। तो अगर देखो डू और डज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू और डज के साथ, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, डिड है, तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। सेकंड कंडीशन होगी वॉज या वर होगा, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हैड होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हैड होगा, हैड के साथ वर्ब की हैड होगा, बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। ठीक है, तो ये प्रेजेंट और पास्ट की कंडीशंस हैं जो क्या एक्टिव वॉइस में आती हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा वो मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, पैसिव वॉइस में हर हाल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की एक कंडीशन है, ये अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेती है। क्या लेती है, हेल्पिंग वर्ब। और मैं आपको बता दूं कि अगर थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो थर्ड फॉर्म अपने साथ हैज या हैव लेगी या फिर हैड लेगी। लेकिन जब अगर पैसिव वॉइस में अगर हम थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं तो केवल व केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसका नाम होगा बी। अब बी की अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं, जैसे कि मैंने प्रेजेंट में ले लिया इज, आर या एम, पास्ट में ले लिया मैंने वॉज या बर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है एक, वो होती है बीन। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इज, आर, एम, वाज, बर या फिर बीन ही आएगी 100%। ठीक है, आपके पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो बी होगी। क्या होगी, बी होगी। ठीक है, याद रखना हमेशा कोई सा भी टेंस हो आपकी यही वर्ब आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो मैं आप टेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस की कंडीशंस बता रहा हूं। तो जैसे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है या फिर डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपकी चेंज हो जाएगी इज या आर या एम, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इज, आर, एम प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपके साथ आपके सेंटेंस में इज, आर, एम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो आपको लिखना है इज, आर, एम प्लस बीइंग, क्योंकि आईएनजी लगानी जरूरी है तो आईएनजी कहाँ लगा देंगे हम, बी में, बीइंग हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपका हैज है और साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके पास हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो ये जो प्रेजेंट ही कंडीशन है फोर्थ वाली, इसमें बीन तो पहले से ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का हमें कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम बीइंग करें, आईएनजी के लिए बीइंग कर दें तो बीन में बीन हटाना पड़ेगा, बीन हटाएंगे तो हैज, हैव नहीं चलेगा, जब ये नहीं चलेगा तो टेंस ही नहीं बनेगा। इसलिए जो फोर्थ कंडीशन होती है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आपको करना है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अगर आया था वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आपको करना है वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा भैया हैड प्लस बीन प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट फिर से वही कंडीशन आ गई है, पास्ट में हैड के साथ बीन है और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो आईएनजी के लिए मैं क्या लगाऊंगा बीइंग, क्योंकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म बननी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दूंगा, इसे बीइंग कर दूंगा, तो फिर बीन हटाना पड़ेगा क्योंकि डबल वर्ब को ही जाएगी बीन बीन, ठीक है। तो इसलिए ये भी इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हम फ्यूचर की। फ्यूचर में जो है एक कंडीशन होती है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी कंडीशन होती है विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर में ना तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती है, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। केवल दो टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है फ्यूचर के अंदर। तो पहला विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। तो इस प्रकार हमने देखा कुल 8 टेंसों की ही पैसिव वॉइस बनती है, 3 प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 2 फ्यूचर के। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर थी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी बात सेंटेंस कन्वर्जेशन की। अब जो मूल स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव पैसिव, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये आप भली भांति प्रकार से जानते हैं। चाहे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, कोई सा भी सेंटेंस है आपका, आपकी स्ट्रक्चर यही होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए चाहे आप निगेटिव ले लो तो निगेटिव क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इंट्रोगेटिव ले लो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव ले लो, कोई भी WH वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं उसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है। अफर्मेटिव है, ये क्या है निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। तो स्टूडेंट्स बात ये है जहाँ पर सेंटेंस किसी भी प्रकार का जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो देखना है स्ट्रक्चर यही होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका कन्वर्सेशन देखते हैं। तो इसका कन्वर्सेशन क्या होगा, देखिए जब पैसिव वॉइस बनाए तो हमेशा याद रखना जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो आगे रखना है, सब्जेक्टिव पार्ट पीछे रखना। जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। जो आपकी वर्ब है आप जानते हैं वर्ब की क्या हो जाती है, वर्ब की हो जाती है थर्ड फॉर्म। चाहे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कोई सी फॉर्म हो, यहाँ पर आपकी यहाँ पर पैसिव वॉइस में 100% थर्ड फॉर्म ही आनी है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव केस पहुंच जाता है सबसे बाद में, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ भरना है, यहाँ पर यहाँ एक खाली स्थान नहीं रहने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा और यहाँ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें बात यह है कि
यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेती है, तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी 100%, चाहे यहाँ पर हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, और यहाँ पर अगर सब्जेक्टिव केस सबसे लास्ट में जाएगा यहाँ पर, तो ये जो है अपने साथ बाई लेकर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्टिव केस, इस प्रकार आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस सबसे पहले लिया हो, तो ऑब्जेक्टिव केस पहले लिया है, उसके बाद क्या रख देंगे हम, उसके बाद रख देंगे हम हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रख दो, हेल्पिंग वर्ब रख दी। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद रख दो, देखिए नोट हैगा तो नोट को इसके बाद लिखेंगे, नोट प्लस क्या लिखें, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस लिखना, सब्जेक्टिव केस से पहले क्या लिखना हमें, बाई, अब बाई लिख दिया प्लस सब्जेक्टिव केस, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देख लो सॉरी ये हो गया आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देख लो इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में वही करेंगे, लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, जैसे स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के है ऐसे ही रखनी है, इसे चेंज नहीं करना। मतलब पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये टेंस और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ये ऑब्जेक्टिव केस, ये बात याद रखनी है आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये इस जो टेंस का परिवर्तन होगा, जो चेंजिंग ऑफ टेंस होगी उस टेंस के अकॉर्डिंग और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी ये वाली हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वो अभी आपको हम एग्जांपल कराएंगे तो उसके द्वारा समझा देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब देखिए सब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पर लिखना, तो उससे पहले क्या लगाते हैं हम, बाई, बाई के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस। ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड की वाले की, तो सबसे पहले आपको अगर जिस जौन सा भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई है, हु है, कोई सा भी है, बस सॉरी हु को छोड़कर, हु का केस थोड़ा अलग है, वो मैं उसको बाद में बताऊंगा। तो अगर व्हाई है, व्हेन है, व्हाट है, वेयर है, हु हाउ है, और कोई सा भी हाउ मैनी है, हुज है, तो वो क्वेश्चन वर्ड जैसा है वैसे ही आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद किसका काम चलता, इसका। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो ऐसी है, तो जिस प्रकार ये चेंज होगा इसी प्रकार ये चेंज होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये अकॉर्डिंग टू दिस, जो ये टेंस चेंज होगा जिसके अकॉर्डिंग, उस टेंस के अकॉर्डिंग और इस वाले ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ये वाला ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, अब ये सब्जेक्टिव केस लिखना है मुझे, तो इससे पहले क्या लगाना होगा, मुझे बाई लगाना होगा प्लस सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो आपके सेंटेंस हैं एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज होते हैं। ये है आपके अफर्मेटिव, ये है आपका निगेटिव, और ये है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर हु वाला भी लिख देता हूँ, हु वाला सेंटेंस कैसा होता है। हु वाला जो केस होता है एक्टिव वॉइस में, हु के साथ हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है ना भी, जिसे इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है हु के साथ, ठीक है। तो आगे हु के साथ हेल्पिंग वर्ब, अगर आपका परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार आपके जो हु की स्ट्रक्चर होती है। अगर हो हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। तो ये जो बनता है हु का, ये जो हम सब्जेक्टिव केस के साथ बाई लगाते थे, ये बाई यहीं पर आ जाएगा, और हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हु का हो जाएगा हूं,
भूखा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसका एक पार्ट और देख रहे हैं एक्टिव पैसिव का, चेंजिंग ऑफ केस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो किस प्रकार होता है। तो आपका ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपका जो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। आपका ऑब्जेक्टिव केस आगे आ रहा है, सब्जेक्टिव केस पीछे जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। अब यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ रही है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको बाई लगाना पड़ रहा है। तो आपको ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ये सेम रहेंगे? जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ वो यहीं पर जाएगा? तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ परिवर्तन भी होने अनिवार्य हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपका कोई नाउन है, कोई नाउन है, या ऑब्जेक्ट भी आपका कोई ना कोई नाउन है, ठीक है, और बीच में वर्ब हो या ना हो उससे कोई फर्क, और बीच में कोई वर्ब है, ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है ये ऐसा का ऐसे ही उठ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। नाउन है तो ये नाउन ही आ जाएगा, जो भी यहाँ पर नाउन है, अगर मैं इसे नाउन वन कह दूँ, नाउन वन, और इसे नाउन टू कह दूँ, तो आपका ये नाउन टू ऐसा का ऐसे आ जाएगा, प्लस वर्ब ऐसी आ जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, और नाउन वन ऐसे जाए बाई के साथ, बाई प्लस नाउन वन। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा एक समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा राम बीट्स मोहन, राम बीट्स मोहन। अब देखिए ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे? तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस था, तो उसका आपने क्या करा था, इजारम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे उठा लो। अब देखिए मोहन क्या है, एक नाउन है, और राम क्या है, ये भी एक नाउन है, तो इनमें कोई परिवर्तन होगा भाई, मोहन का मोहन ही तो रहेगा या मोहन श्याम बन जाएगा? मोहन मोहन ही रहेगा, ठीक है। तो मोहन को आगे ले आएंगे मोहन, फिर आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, तो क्या हो जाएगा, इज या आर एम लग जाएगा, मोहन के साथ इज आएगा, ठीक है, मोहन इज। अब देखिए बीट, मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हाल में आनी है पैसिव वॉइस में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब राम सब्जेक्टिव केस है, ये लास्ट में जाना है कि तो किसके साथ आएगा, बाई के साथ, तो बाई राम, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूं यहीं पर, जैसे कि राकेश इज मेकिंग ए नॉइस, राकेश इज मेकिंग ए नॉइस, राकेश शोर मचा रहा है। तो आप जानते हैं ये क्या है, राकेश और ये है नॉइस, दोनों की दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो मैंने ये बताया कि अगर दोनों जगह नाउन हो तो उनमें कोई परिवर्तन ना होगा, पिछली वाली आगे उठा के रख दो, अगली वाली पीछे उठा के रख दो। तो ए नॉइस उठा लाओ, ए नॉइस, उसके बाद मैंने बताया जब इजारम के साथ आईएनजी लगी हो तो इजारम तो आएगा ही। अब राकेश के साथ भी इज है, नॉइस के साथ भी इज ही आएगा, तो ए नॉइस इज। अब फिर मैंने बताया आईएनजी के लिए आपको क्या लगानी है, बीइंग, ए नॉइस इज बीइंग, मैक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैड, और बाई राकेश। इस प्रकार ये आपका सेंटेंस बन गया होगा। अभी हम और आगे बात करने वाले, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपका यहां पर कोई प्रोनाउन आ जाती है प्लस वर्ब प्लस, यहां पर अगर नाउन आए तो कोई परिवर्तन होने नहीं है, नाउन तो ऐसे कैसे आ जाएगी, चाहे यहां पर नाउन है तब भी ऐसे कैसे आ जाएगी। लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाती हैं तो उनका कन्वर्जेशन कैसा होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो प्रोनाउन होगी ये सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है, सब्जेक्टिव केस। और यहां पर जो ये प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस।
तो वैसे मेनली 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव जिसे नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है पजेसिव। पजेसिव के 2 पार्ट होते हैं, एक पजेसिव प्रोनाउन और एक पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये आप एक टेबल बनी होती है अपनी तुम्हारी ग्रामर की बुक में, वहां पर आप देख लेना। अब देखिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कैसे कैसे होते हैं। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन 7 होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन हमारी 7 होती हैं, वो मैं आपको लिख देता हूं। तो एक तो होता है फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, थर्ड पर्सन में आते हैं आपके ही, सी और इट, और लास्ट में आता है दे। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये सब्जेक्टिव केस हैं। कैसे हैं? सब्जेक्टिव केस। इधर को मैं आप इनके लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में ये कैसे होंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट, इसका कोई चेंज नहीं होता, दे का होता है देम। तो आपके केस होते हैं, पॉजिटिव केस मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है कि सब्जेक्टिव आई बी यू ही सी इट दे। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी अस यू हिम हर इट दे देम। तो कहने का मतलब यू है, अगर आई को आपको उठा के लेकर जाना है बाद में तो आई का करना पड़ेगा मी, और मी को उठा के लेकर आना आगे तो मी का करना पड़ेगा आई। तो इस प्रकार इनका कन्वर्जेशन करना है। ठीक है, वो हम आपको अब समझा रहे हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे मैंने लिखता हूं आई एम वॉशिंग द टीवी। ठीक है, आई एम वॉशिंग द टीवी। तो यहां पर आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव। द टीवी को आगे ले आएंगे तो द टीवी तो नाउन है, इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं। तो द टीवी, अब एम के साथ आईएनजी है तो क्या चेंज होगा, इज आर एम के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द टीवी, टीवी के साथ क्या आएगा इज, द टीवी इज वॉच्ड, मतलब इसकी थर्ड फॉर्म। और फिर आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका हमें पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हम जानते हैं आई का ऑब्जेक्टिव है मी, और ये किसके साथ आता है बाई के साथ, तो बाई मी। ये आपका सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस में, द टीवी इज वॉच्ड बाई मी। सॉरी बड़ी गलती हो गई, द टीवी इज आईएनजी के लिए हो जाएगा बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड। अब हमें आई का कौन सा केस चाहिए, आई को यहां पर लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, तो बाई और बाई के साथ मी। तो आई द टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाई मी। ठीक है, टीवी मेरे द्वारा देखा जा रहा है। तो आपके सेंटेंस बन गए। आगे अभी और हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें देखते हैं। ही हैज गिवन मी ए बुक। अब यहाँ पर एक वो जरूरी बात ध्यान देनी है कि सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2 हैं, एक मी है और एक ए बुक। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब आप ग्रामर का पोर्शन पढ़ाया था एमसीक्यू वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो प्रोनाउन होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नाउन होती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो प्रोनाउन होती हैं। आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना आपको। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मी, अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव केस आई, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को आगे लेकर ना, तो क्या हो जाएगा आई। अब ये जो है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस जो कन्वर्सेशन होगा हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन आई के साथ तो हैव आता है, हैज नहीं आता, तो आई हैव के बाद बीन,
थर्ड फॉर्म तो हमें दी हुई है गिवन ही, तो गिवन थर्ड फॉर्म होती है, इसे ऐसे लिख दो गिवन, ठीक है। आई हैव बीन गिवन। अब जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा है इसको लिख दो ए बुक। अब सब्जेक्टिव केस लिखना हमें बाय लगा के, तो ही सब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो बाय हिम। ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे सेल टीवीज हेयर। तो यहाँ पर वर्ब सेल है, तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस एस हो तो इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टीवीज, तो ये तो एक नाउन है, ये तो चेंज होने वाली है नहीं, तो टीवीज, टीवीज का मतलब बहुत सारे टीवी, बे यहाँ पर बहुत सारे टीवी, मतलब बे यहाँ पर टीवी बेचते हैं, ठीक है। तो टीवीज, अब टीवीज क्या है, बहुत सारे हैं, तो आर, टीवीज आर सेल, सेल की थर्ड फॉर्म जाएगी सोल्ड, टीवीज आर सोल्ड। फिर हेयर, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है आपका, जो भी आपके अतिरिक्त शब्द हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा, वो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखने, चाहे कितने भी हों। और सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, बाय प्लस सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्ट है दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, तो बाय देम, ठीक है। फिर ही केप्ट मी वेटिंग, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहला ऑब्जेक्ट था तो क्या है, तो ये रिया ऑब्जेक्ट मी का हो जाएगा आई। अब सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में क्या होता है, बाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ आता है बाज, और इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है केप्ट। फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो भी कुछ है वेटिंग, फिर बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढो कहाँ है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, ये बन गया आपका। नेक्स्ट है ही किल्ड देम क्रूली, उसने निर्दयता पूर्वक उन्हें मार दिया। तो देम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, देम का होता है दे। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे के साथ आ जाएगा बर, दे वर किल्ड, दे वर किल्ड क्रूली, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो यहीं पर आ जाता है। फिर सबसे लास्ट में बाई, ही का हो जाएगा हिम, ही का पजेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हिम। नेक्स्ट, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, यही सेंटेंस सेम यही मिलेगा, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, बहुत बार पूछा गया है, कहीं मैं भी 10th क्लास में था तब मुझे भी यही सेंटेंस आया था, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो इसका देखो, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, अमेरिका को उठा करके आगे ले आओ, अमेरिका। उसके बाद देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाज लगा दो, अमेरिका तो सिंगुलर है बाज, इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है डिस्कवर्ड, और बाई कोलंबस, बाई कोलंबस, कुछ नहीं करना था इसमें, अमेरिका को उठा के आगे रख दो, कोलंबस को बाद में लिख दो, डिस्कवर्ड का ऐसे ही आगे बाज लगाना क्योंकि बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये अभी देखे थे हमने अफर्मेटिव, कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव हम डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट्स ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं लेकिन वो नियम से कुछ अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से निकाले हैं जो हाई स्कूल की है, और इस बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन हाई स्कूल रैन और मार्टिन। ये स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, रैन और मार्टिन की किताब है। आप जानते हैं रैन कौन है, पीसी रैन और एच मार्टिन, ये पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के इन्होंने ग्रामर की बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं। तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, मैंने वहाँ से निकाली है, और ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं आप यहाँ पर देखिए। पहला है पीपल विल सून फॉरगेट इट, जब भी आपको पीपल, अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका पीपल, एवरीवन या एवरीबडी, समवन, समबडी, ये आ जाते हैं तो आप इन्हें पैसिव वॉइस में
नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाई प्लस पीपल, बाई प्लस एवरीवन, बाई प्लस समवन नहीं करेंगे। जैसे कि पीपल विल सून फॉरगेट इट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट का तो इट ही रहता है। अब बिल के साथ बर की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, बर ये है फॉरगेट, ठीक है। बिल के साथ फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म है, तो बिल के साथ क्या हो जाएगा, बिल बी, फिर थर्ड सून, जहां इसे वही लगा दो सून, फॉरगॉट, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दी इसकी। अब बाय पीपल यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर आपका सेंटेंस खत्म हो गया। तो कहने का मतलब ये है पीपल्स, एवरीवन, समबनी, इनके साथ अगर ये एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस में लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए एवरीवन नोज हिम, हर कोई उसे जानता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिम का क्या हो जाएगा, ही, बर की फर्स्ट में एस तो क्या आएगा, इज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन, और बाय एवरीवन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि बाय एवरीवन, बाय समवन, बाय पीपल, बाय पुलिस, बाय बैंक कभी भी नहीं आता। यहाँ पर अगर बैंक आ जाता तब भी वो पैसिव वॉइस में नहीं लिखा जाता, पुलिस आ जाता तब भी नहीं आता दे, लेकिन पुलिस का वर्क होना चाहिए, बैंक का वर्क होना चाहिए। बैंक क्या काम करती है, बैंक काम करती है पैसे देने का, पैसे लेने का, और उसे क्या कहते हैं, ऋण, लोन। अगर लोन की बात आ जाए या अकाउंट की बात आ जाए, बैंक में अकाउंट की बात आ जाए, या फिर पुलिस के द्वारा अरेस्ट की बात आ जाए, अरेस्ट कौन करती है, पुलिस के अलावा कोई अरेस्ट कर सकता, नहीं कर सकता। तो पुलिस के साथ अरेस्ट आ जाए, बैंक के साथ लोन या अकाउंट आ जाए, तो भी ये पैसिव वॉइस में नहीं लगते हैं। आगे मैंने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, व्हाई आर यू लुकिंग हर, तो मैंने बताया जैसे कि इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको वैसे ही लिख दो, व्हाई, फिर अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, लेकिन उस टेंस की लिखनी है जिस टेंस में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो कन्वर्ट होने के लिए क्या, आर के साथ आईएनजी है, तो हम जानते हैं इजारम के साथ अगर आईएनजी हो तो इजारम के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इजारम ही आएगा। लेकिन ये जो इजारम यहाँ पर आएगा ये आएगा इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो हर का सब्जेक्ट किसके हो जाएगा, सी, और सी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज, ना कि आर। तो यहाँ पर आर की जगह क्या जाएगा, सी, वाई इज सी, फिर बीइंग आईएनजी के लिए बीइंग, थर्ड फॉर्म लुक की लुक्ड, और बाय यू, यहां पर बाय यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाज ही नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। अब देखिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी अब वो इसके अकॉर्डिंग है, बाज ही नॉट रीडिंग, बाज के साथ आईएनजी तो क्या लगाएंगे, वाज के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आएगी इसके अनुसार ए बुक। तो ए बुक के लिए क्या आएगी बताओ, तो ए बुक के लिए क्या जाएगी, ए बुक के लिए क्या आएगी, बाज या पर, तो बाज ही आएगी, तो बाज का बाज ए बुक। अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट, तो यहाँ पे हमें नोट ही लगाना, बाज ए बुक नोट, फिर बीइंग आईएनजी के लिए क्या लगाएंगे, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम, ओके। नेक्स्ट है हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें कौन बुलाता है। तो स्टूडेंट्स हु का हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कॉल्स। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो हम जानते हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को क्या लगाते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो इज आर एम आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि अभी देखो हमने यहाँ पर करा था, यहाँ पर आर की जगह इज होगा, क्यों, क्योंकि हर का जो है वो सब्जेक्ट के सी आ रहा है और सी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इज। तो ऐसे यू का जो सब्जेक्टिव केस है वो यू ही होता है, और यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, आर। तो बाय होम आर यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड, बाय होम आर यू कॉल्ड। नेक्स्ट है हु हैज रिटन दिस लेटर, तो हु हैज रिटन दिस लेटर क्या हो जाएगा, बाय होम, बाय होम। अब फिर से वही बात, इसे उठा के लाएंगे दिस लेटर को आगे, दिस लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, दिस लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर हैज या हैव, दिस लेटर एक ही लेटर है तो हैज हो जाएगा, बाय होम हैज दिस लेटर।
अब हैज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? हैज के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है कि हैज प्लस बीन प्लस बर की थर्ड फॉर्म। तो हैज दिस लेटर, अब क्या जाएगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म क्या होगी? यही होगी रिटर्न। सेंटेंस आपका बन गया। तो स्टूडेंट ये थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको समझाने की कोशिश करा है, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रही है मैंने बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको इस जो पूरे मैंने सेंटेंस लिखवाए हैं शायद हो सके कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं में से कोई सेंटेंस जाए। तो आप इन सेंटेंस को एक बार रिवीजन करें और जितने भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन शो करे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें बार बार आप उनका रिवीजन करते रहें, ठीक है। फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो में। शायद मैं अगला जो चैप्टर वो सब्जेक्ट वो पे वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैथ होगा मेरा। मैथ और साइंस की वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल मैं शुरू में आपका इंग्लिश का वो इंग्लिश की बना दी है मैंने, उससे पहले हिंदी की भी तो बना ही दी है। तो हिंदी एंड इंग्लिश अब मैं मैथ का बनाने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी के बाद आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने इंग्लिश पेपर का लगभग कंप्लीट पेपर बना कर आपको दे दिया है। बस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंक्चुएशन ट्रांसलेशन रह गए हैं। मैं इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता। तो एक सेपरेट एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा मैं उसकी अलग ट्रांसलेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की।